में नए हफ्ते की शुरुआत और 24,100 के आसपास ही समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इस हफ्ते? तीन जानकार जो मैदान में रहे हैं पिछले 3 हफ्तों के विजेता, उनके बीच मुकाबला रहेगा। मोमेंटम मार्केट में जारी है, चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो या फिर मिड कैप इंडेक्स। पिछले 3 हफ्तों में इन सब ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया, इसीलिए इन तीनों के बीच मुकाबला है। आशीष कयाल, अमित सेठ और अरुण कुमार मंत्री। पहले मैं सीधे ट्रेड्स पर लेना चाहती हूं। अमित बताइए, आज का ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में बना है। जी मैम, मेरा पहला ट्रेड रहेगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्टॉक ने 10 और 20 डेमा पे कंसोलिडेशन किया और आज के सत्र में 10 डेमा के ऊपर ब्यूटीफुली ट्रेड कर रहा है। करंट प्राइस 492-492.50 के आसपास है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 480 का और टारगेट्स रहेंगे 520 के। 520 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन और स्टॉक आपके सामने 493 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पीएफसी ये पहला ट्रेड आया है अमित की तरफ से। अरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड आज का। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। अगेन पहला ट्रेड आईटी सेक्टर से रहेगा। मिड कैप आईटी में अच्छा मोमेंटम है, तो तानला सॉल्यूशन में बाई करने की सलाह है। करंट लेवल पे बाई करें। 945 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 1084 का ऊपर में टारगेट रहेगा। एक कंसोलिडेशन से निकल रहा है, तो इसमें मुझे लग रहा है एक फास्ट मोमेंटम आना चाहिए। ओके, एक फास्ट मोमेंटम इस स्टॉक में बनता दिखाई देगा। तानला सॉल्यूशंस तेजी वाला ट्रेड 1084 का टारगेट है। आशीष, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मेरा जो पहला ट्रेड होगा वो है नैम इंडिया में। यहाँ पर एक अच्छा खासा पॉजिटिव रुझान अब बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर स्टॉक एक अपने 10 डेज मूविंग एवरेज से भी बाउंस बैक हो रहा है, वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं, तो नैम इंडिया पे बाई की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 649 का और टारगेट है 735 का। ओके, तो ये फिलहाल नैम इंडिया में भी एक अपॉर्चुनिटी आती हुई इस समय। निप्पॉन लाइफ बाय साइड का ट्रेड 4% के गेन्स इधर भी बनते दिखाई दे रहे हैं। 735 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है। 649 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये है फिलहाल आपके एक एक ट्रेड्स। बाकी 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे उस पर मैं आऊंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा एक बड़ा आईपीओ बाजार में दस्तक कर दे रहा है। ओला इलेक्ट्रिक, इसका रास्ता साफ हो चुका है। कंपनी ने सेबी से मंजूरी ले ली है। कब आएगा कंपनी का आईपीओ, कितना कंपनी दरअसल रेस करना चाहती है, सब पर कंपनी के फाउंडर भावेश अग्रवाल से खास बातचीत कुमार संजय ने की है। उसका एक अंश पहले आपको सुनाते हैं। एचपी फाइल किया था दिसंबर में एंड अभी रिसेंटली सेबी ने हमें फाइनल ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं। तो उसमें हमने जो लिखा था कि डीआरएचपी में कि 5500 करोड़ का प्राइमरी इशू होगा एंड ओएफएस में एक नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसका तो प्राइस बैंड जब एस्टैब्लिश होगा उसी के बाद उसकी वैल्यू पता चलेगी। तो वो हमारा रफली साइज होगा आईपीओ का। और आईपीओ के जरिए हम ये भी चाह रहे हैं कि क्योंकि ये कंपनी पिछले 2 साल 3 साल में ग्रो करी है, तो हम चाह रहे हैं कि पब्लिक मार्केट एक्सेट्रा भी इस जो इंडिया का जो ईवी फ्यूचर बना रहे हैं उसमें भी वो हिस्सा लें और हम भी उनसे उनको लेवरेज करके इंडिया का एक ईवी हब, ग्लोबल ईवी हब बनाए इंडिया को। आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में नंबर 1 हैं, आपके पास अच्छे इन्वेस्टर भी हैं, ब्रांड वाइज भी आप बहुत अच्छे हैं। ऐसे में आपको आईपीओ लाने की जरूरत क्या पड़ी? सिर्फ फंड के लिए या कुछ और? नहीं, देखिए आईपीओ लाने का जैसे मैंने कहा, हमारा ना ओला इलेक्ट्रिक में एक मिशन है कि हमें इंडिया को ग्लोबल ईवी स्केल पे लेके जाना है। एंड नॉट जस्ट ओला को, बट आई थिंक ये इंडिया के पूरे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड इंडिया में ऑटोमोटिव आप देखिए, 2 व्हीलर सबसे बड़ा दुनिया का मार्केट इंडिया में है। 20 मिलियन 2 व्हीलर हम साल के बेचते हैं और दुनिया भर में इंडिया को लीड लेनी चाहिए इलेक्ट्रीफाइंग करने के लिए। ये जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर स्मॉल कार वाला सेगमेंट जो है, अब उसको करने के लिए इंडियन कंपनीज को आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने भी अपनी कोशिश करी है एंड हम चाहते हैं कि इस जर्नी में हम पब्लिक इन्वेस्टर्स को, मार्केट को भी साथ लेके चलें ताकि उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन मिले। आपको हम लोग सब लोग इंडिया के एलन मस्क मानते हैं। ऐसे में ये बताइए कि आप जो गीगा फैक्ट्री आप लगा रहे हैं और आपकी जो अभी सालाना जो आप कैपेसिटी है 1.5 यानी करीब 1.5 करोड़ सालाना सेल बनाएंगे आप, तो ऐसे में उस सेल से कंपनी को जो प्राइस है हमारी जो स्कूटर का, वो कितना रिड्यूस हो जाएगा और उससे कंपनी को कितना फायदा होगा? देखिए, जैसे इंटरनल कंबशन इंजन वाली एरा में सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी थी इंजन। तो जो ऑटोमोटिव कंपनीज अपना खुद का इंजन बनाती थी उनके प्रोडक्ट बेस्ट होते थे। आप किसी भी ऑटोमोटिव बंदे से पूछिएगा कि ये गाड़ी वाला मेकर अगर इंजन बनाता तो वो गाड़ी बड़ी अच्छी होती थी। ईवी में भी ऐसा ही होगा, बट ईवी में इंजन नहीं है, ईवी में सेल है जी। तो सेल सबसे महंगा कंपोनेंट भी है। हमारे में नहीं, बट अगर मैं एक एवरेज बोलूं तो अबाउट 35-40% ऑफ द व्हीकल
कॉस्ट सेल की होती है और सेल से प्रोडक्ट फीचर्स भी बहुत डिफाइन होते हैं कि चार्जिंग कितनी फास्ट कर सकते हो आप, कितनी एनर्जी उसमें स्टोर कर सकते हो, कितना उसका लॉन्ग लास्टिंग लाइफ रहेगी, ये सब सेल से डिफाइन होता है। तो इसीलिए हमने डिसीजन लिया था 4 साल पहले कि हम सेल भी इंडिया में टेक्नोलॉजी बनाएंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे। तो जैसे हम अब उस राह पे चले हैं और हमारी गीगा फैक्ट्री अभी ट्रायल प्रोडक्शन में है, तो सेल जब हम अपना प्रोडक्ट में डालेंगे अगले साल, तो हमारा एक बड़ा जो 40% कॉस्ट होता है सेल का, वो कम होएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूचर है और बैटरी पर अलग अलग लोगों की राय है। ऐसे में आप बैटरी में आप आ चुके हैं, बैटरी प्लांट आप लोग लगा चुके हैं, तो मुझे ये बताइए कि सर ओला के पास क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि CATL के पास नहीं है या फिर LG के पास नहीं है या फिर जो बैक जैसे आप लोग एक्सेल खरीदते हैं उनके पास नहीं होगा? हमने जो हमारी टेक्नोलॉजी बनाई है संजय जी, वो 4 साल की मेहनत है और इन्वेस्टमेंट काफी की है हमने उसमें। इसको हम कहते हैं 4680 सेल। जी सर। ये जो सेल है ये एक नॉर्मल सेल से 5 गुना बड़ा है, उसमें 5 गुना एनर्जी आती है एक सेल में। उसके कारण उसकी कॉस्ट कम होती है, उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। एंड ये टेक्नोलॉजी सारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमने इंडिया में बैंगलोर में बनाई है ये टेक्नोलॉजी। एंड इस टेक्नोलॉजी को हम अपने प्रोडक्ट में डालेंगे जिससे वो प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, एनर्जी, रेंज, लाइफ सब इम्प्रूव होगा। और ये जैसे मैंने कहा अगले साल तक हमारा सेल हमारे गाड़ी में भी आएगा और फिर हम उसको स्केल करेंगे। आप ओला के प्रमोटर हैं और प्रमोटर होने के नाते आप अपना कितना शेयर डाइल्यूट करेंगे और जब कंपनी आपकी 100-200% जब ग्रो करेगी, ऐसे में आपका क्या रोल रहेगा? निकल जाएंगे या फिर रुके रहेंगे? देखिए हमारा जो ऑफर है ये मेनली प्राइमरी ऑफर है। जैसे आप शुरू में बात की हमने, तो प्राइमरी ऑफर तो कंपनी की ग्रोथ के लिए होता है। OFS जो बाकी सब लोग भी सारे शेयर होल्डर कर रहे हैं, वो एक माइनॉरिटी कंपोनेंट है इस ऑफर का। एंड मेरा तो नाता कंपनी से पूरा जन्म भर का है, तो हम पूरी मेहनत करते रहेंगे क्योंकि हम मिशन ड्रिवन कंपनी है। हमें इंडिया को एक ग्लोबल EV हब बनाने में अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है। कई कंपनियां अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती हैं और कई कंपनियां नहीं भी देती हैं। ऐसे में आपका क्या प्लान रोल होगा? देंगे या नहीं देंगे सर? उसके बारे में आज तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जैसे कंपनी इवॉल्व करेगी वैसे हम कॉन्टेक्चुअली केस बाय केस डिसीजन लेंगे। एक सर जो मार्केट में जो खबर आ रही है कि जो आपने कंपनी का वैल्यूएशन निकाला है उस पर थोड़ा सा मार्केट का काफी स्ट्रेस है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मार्केट से हमने वैल्यूएशन की बात नहीं करी और वैल्यूएशन की बात हम करते भी नहीं। वैल्यूएशन जो नंबर बैठेगा मार्केट होगा वो हो जाएगा, बट हमारा फोकस है कि हमारा बिजनेस चले, ग्रोथ हो, स्केल करें हम। हमारा जो जिस प्रोडक्ट्स लॉन्च हम जो कर रहे हैं, जो हमने अपने DRHP में लिखा भी है, उस पर फोकस करें। इन्वेस्टर्स से बातचीत होती रहती है, वैल्यूएशन इज नॉट द बिगेस्ट प्रायोरिटी। जी, दूसरा सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो CATL है, जो चाइनीज कंपनी है, उसने अभी अनाउंस कर दिया कि वो पर किलोवाट $57 के आसपास वो बैटरी सेल बना के देंगे। ऐसे में आप जो बैटरी गीगा फैक्ट्री लगाए हैं उसकी प्राइस उससे क्या कम होगा या फिर उसके बराबर रखेंगे? देखिए दुनिया में सेल प्राइसेस अलग अलग केमिस्ट्री के अलग अलग होते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो उसका केमिस्ट्री का मुझे पता नहीं कौन सी केमिस्ट्री है, बट हम जिस प्राइस पे सेल बनाएंगे, क्योंकि हम खुद बना रहे हैं और इंडिया में सप्लाई चेन भी ला रहे हैं उसकी, तो वो हम एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में बना पाएंगे। आपका एक इन्वेस्टर है टेमासिक, जो आपकी कंपनी में तो इन्वेस्टमेंट तो किए हैं, बाकी कंपनियों में भी उन्होंने काफी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, और तो क्या आप उनसे, उन जो कंपनियों में कुछ टेक्नोलॉजी है, क्या आप उनसे भी कुछ लेकर आएंगे अपनी कंपनी के लिए? देखिए हमारे सारे जो भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं काफी मदद करते हैं अलग अलग तरीकों से इन द कंपनीज जर्नी। Temasek is a world-class investor. It's the government of Singapore's investment arm. तो उनसे हम exploration of partnerships with their portfolio करते रहते हैं। ऐसा कुछ आज नहीं है जो मैं आपके साथ अनाउंस कर सकूं, बट सारे इन्वेस्टर्स हमारे काफी हेल्प करते हैं इन द कंपनीज जर्नी। आने वाले दिनों में आपके पास 2 कंपनी हो जाएगी, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और एक होगी गीगा फैक्ट्री वाली। तो कंपनी तो एक ही है। हाँ, लेकिन क्या उसको आप स्प्लिट करेंगे इन फ्यूचर में? अभी से इरादा तो कुछ तो होगा, मैंने नहीं ऐसा कुछ अभी हमने सोचा नहीं। और लेकिन मन में है? नहीं ऐसा, देखो मन में कुछ भी नहीं है ऐसा। अभी तो कंपनी शुरू हुई है। हाँ। चलिए ठीक है भाई जी, थैंक यू सेवा से बात करने के लिए। मुझे अच्छा लगा आपने कम टाइम में इतने सारे जवाब दिए, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
ओला इलेक्ट्रिक सबसे तेजी से बढ़ने वाली ये कंपनी है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में, और ये कंपनी पारी की शुरुआत करेगी मार्केट्स में। इनफैक्ट वो सेबी से अप्रूवल आ गया। डिटेल्स आप सुन ही रहे थे कंपनी के फाउंडर भावेश अग्रवाल से। तो ये फिलहाल बात हुई ओ टू व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनी की। लेकिन चलिए लौटते हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं, एक एक ट्रेड अब तक आया है, अब दूसरा ट्रेड तेजी की तरफ रहेगा या फिर मंदी की तरफ? बताइए अरुण, तानला सॉल्यूशंस का साथ कौन सा स्टॉक दे रहा है? देखिए अगेन सेकंड स्टॉक फर्टिलाइजर स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है। मुझे लग रहा है फैक्ट में यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 1024-25 के आसपास चल रहा है, तो इसको बाय करने की सलाह है। 994 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1140 का टारगेट रहेगा। ये मुझे लग रहा है आज और कल में एक अच्छा बड़ा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 1140 के लिए फैक्ट में एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं तेजी दिखाएगी। करीब 4.5% ऊपर है ये काउंटर आज के दिन। आशीष, आपका ट्रेड? देखिए मेरा जो दूसरा ट्रेड होगा वो है मिंडा कॉर्प में। यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं। गुंजाइश है कि ये स्टॉक करीबन 545 के टारगेट तक जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 478 का। 478 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। मिंडा कॉप में 545 टारगेट के तौर पर काम करता हुआ दिखाई देगा। ये एक अपॉर्चुनिटी बाई साइड की बन रही है। अमित, पीएफसी के साथ क्या जोड़ने वाले हैं आप? जी मैम, मेरा सेकंड ट्रेड रहेगा एलगी इक्विपमेंट। यहाँ पे हमने ब्रेकआउट देखा था और अब उस ब्रेकआउट का हम ब्रेकआउट डिटेल्स देख रहे हैं। लगभग 732 का इसका प्राइस है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 780 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 710। 710 का स्टॉप लॉस, 780 का टारगेट रहेगा। दो ट्रेड्स आ चुके हैं, काम करते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तीसरे ट्रेड पर आएंगे। ओवरऑल मार्केट के एक्शन पर भी नजरें रहेंगी। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ कि आज नए हफ्ते की शुरुआत में मिड कैप स्टॉक ज़्यादा मोमेंटम में दिखाई दे रहे हैं। 484 अंकों का इजाफा। निफ्टी और निफ्टी बैंक में बढ़त है, तो पिछले हफ्ते जो गेंस देखने को मिले थे उसी के आगे इस समय हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिड कैप ज़्यादा फ्लेवर में आते हुए नजर आए हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओवरऑल इंडेक्स का जो पर्सपेक्टिव है उसमें टेक्नोलॉजी कंपनियां आउट परफॉर्म कर रही हैं। फिर ऑफकोर्स आपके हीरो मोटो कॉर्प, बजाज ऑटो, ये ऑटो बिक्री के आंकड़े जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे स्टॉक्स भी रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट एमएनएम आपकी स्क्रीन पर लिख आते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले एमएनएम की बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं और वहां पर अगर आप देखेंगे स्टॉक एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ आज के दिन आपको नजर आएगा। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर है। पहले तो इंडेक्स पर एक अगर क्विक कॉल में ले सकूं, अमित, पिछले हफ्ते एक अच्छा ट्रेंड तेजी का बना था। ये 24,100 के आसपास क्या कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट? जी मैम, डेफिनेटली 24,100 150 एक सॉर्ट ऑफ अ टायर्ड रेजिस्टेंस है, क्योंकि स्टॉक में निफ्टी ने पिछले हफ्ते अच्छी खासी रैली दिखाई थी। थोड़ा सा इंडेक्स 10 डेमा से एक्सटेंडेड है, तो जस्ट बिकॉज इट इज एक्सटेंडेड ट्रेंड में कोई वीकनेस नहीं है, तो देयर इज अ चांस ऑफ अ पुल बैक। लेकिन जब तक 23,950 इंटैक्ट है, आई थिंक एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। डिप पे बाय करने की सलाह है, चेज नहीं करेंगे। ओके, चेज नहीं करेंगे। अरुण, आप निफ्टी बैंक को कैसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि पिछले हफ्ते इसने कुछ ब्रीदर लिया, क्या एक पुल बैक दिखाएगा या फिर कुछ और एक्सटेंडेड ब्रेक चाहिए इसे? कि थोड़ा हो सकता है कंसोलिडेशन में नजर आए, पर 52,000 52,100 इसी के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एक तो पुट राइटिंग काफी ज्यादा है और उसी के आसपास के जो सेकंड राउंड ऑफ ब्रेकआउट देखने को मिला 52,000 के आसपास ही देखने को मिला है। तो यहाँ से भी अगर 100-150 पॉइंट नीचे मिलता है तो अच्छी मुझे लग रहा है वहां पे बाइंग रेंज रहनी चाहिए। जब तक 52,000 का लेवल होल्ड कर रहा है, ये ओवरऑल 22 जोन में ही है और ऊपर में 52,900 से 53,000 इसी के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो ट्रेंड बुलिश है, इसलिए बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। और किसी ने भी बाय करके रखा है तो 52,000 का स्टॉप लॉस स्पॉट में जरूर मेंटेन करना। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड निफ्टी और निफ्टी बैंक का। चलिए तीसरा ट्रेड हमारे जानकार क्या जोड़ने वाले हैं इस समय वो समझ लेते हैं। आशीष बताइए, नैम इंडिया, मिंडा कॉर्प आपने लिया, अब तीसरा ट्रेड इस समय के लिए? देखिए तीसरा ट्रेड जो है वो असाही इंडिया ग्लास में। यहाँ पर एक अच्छा खासा रिवर्सल देखा गया है। एक फ्लैट पैटर्न डेली चार्ट पे बनाया था और एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। तो एक अच्छा रुझान देखा जा सकता है असाही इंडिया में। लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। टारगेट है 755 का और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 668 का। 668 का स्टॉप लॉस लगाइए। तेजी वाला ट्रेड असाही इंडिया में 755 का टारगेट रहेगा। अमित, आप क्या जोड़ेंगे? जी मैम, मेरा सेकंड ट्रेड रहेगा, सॉरी थर्ड ट्रेड रहेगा एनएमडीसी। एनएमडीसी में हमने एक करेक्शन देखा था, बट स्टॉक इज एट 100 डेमा और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 245 250 के आसपास। मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है और स्टॉक ऊपर जा सकता है।
244 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स इसके लगभग रहेंगे 265 के। 165 के लिए तेजी का टारगेट एनएमडीसी में बनता हुआ 244 आपके लिए स्टॉप लॉस का करेगा काम। अरुण बताइए आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? श्रद्धा जी, अगेन तीसरा स्टॉक भी मिड कैप से ही है। सोना कॉमस्टार में बाई करने की सलाह है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम में भी है, तो 660 के आसपास चल रहा है, तो यहीं पे बाई करने की सलाह है। 642 का स्टॉप लॉस रहेगा और 738 तक मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर में जा सकता है। 642 का स्टॉप लॉस, 738 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। बाय साइड का ट्रेड है, यह है सोना BLW। अच्छा, स्पीच राइट्स ने 27 करोड़ का ऑर्डर जो जीता है, छोटा ऑर्डर है लेकिन स्टॉक का 0.36% के गेंस दिखाता हुआ। चलिए सारे ट्रेड्स में आपके लिए एक बार रिकैप कर देती हूँ जो हमारे जानकारों ने अभी अभी ऐड किए हैं और अपना पोर्टफोलियो पूरा किया। तो हफ्ते की शुरुआत बाय साइड के ट्रेड्स के साथ ही हो रही है। आशीष कयाल ने निपॉन इंडिया लाइफ दिया है, 735 का टारगेट, 649 स्टॉप लॉस है। बाय साइड का ट्रेड, बाय साइड पर तो वैसे ये मिंडा कॉप को भी लेकर आए हैं, 545 का टारगेट, 478 का स्टॉप लॉस। और असाही इंडिया भी तेजी का ही ट्रेड है, 755 का टारगेट और 668 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है। रिटर्न्स देखेंगे तो असाही ग्लास सबसे ज़्यादा कमाई करके दे रहा है, 0.5% तक की, आधे % तक की 0.27% के रिटर्न्स मिंडा कॉप कमाता हुआ। अब आपके लिए लेकर आएंगे अमित का पोर्टफोलियो। PFC 520 टारगेट, 480 स्टॉप लॉस, NMDC 265 का टारगेट और 244 स्टॉप लॉस है। LG इक्विपमेंट्स भी इन्होंने जोड़ा जहां पर टारगेट 780 का है, 710 का स्टॉप लॉस। तो LG इक्विपमेंट्स ही सबसे ज़्यादा गेंस दिखा रहा है, आधे % से ज़्यादा के। हल्की पॉजिटिव टेरिटरी में PFC एंड NMDC इस समय आपको दिखेंगे। आइए अब अरुण के पोर्टफोलियो पर। तो तानला प्लेटफॉर्म्स 1084 का टारगेट, 945 स्टॉप लॉस, फैक्ट 1140 टारगेट, 994 का स्टॉप लॉस और सोना BLW 738 का टारगेट है, 642 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स के लिहाज से तानला प्लेटफॉर्म्स आधे % से ज़्यादा की कमाई करके दे रहा है, लेकिन फैक्ट भी इनके लिए अच्छा योगदान दे रहा है, 0.42% तक का। चलिए लेकर आते हैं अब आपके लिए ताज़ा हाल रिटर्न्स का क्या बन रहा है। तो पारी की शुरुआत जो हुई है, सबके पॉजिटिव रिटर्न्स। आशीष 1.23% के रिटर्न्स पर है, अरुण ने करीब 1% की कमाई कर ली, अमित 0.72% तक के रिटर्न्स एंजॉय कर रहे हैं। ये है बस पारी की शुरुआत, आगे देखते हैं स्थिति क्या बनती दिखाई दे सकती है। अच्छा, इस बीच सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतों में कटौती की है। ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ आपकी स्क्रीन पर। अब कितना कट आया है वो भी देखना ज़रूरी है। ये फिलहाल एक ही फ्लैश आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि नेचुरल गैस की कीमतों में कुछ हल्की सी कटौती होती हुई दिखाई दे रही है। डिटेल्स हैं तो बताइएगा। फिलहाल एक ही अपडेट आया है। अच्छा, ये जुलाई से नेचुरल गैस के दाम $8.24 प्रति MMBTU आते हुए दिखाई देंगे। ये गेल जैसे स्टॉक्स के लिए ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट रखेगा और साथ ही साथ बाकी कंपनियों पर भी आपकी नज़रें होनी चाहिए। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले एक प्राइस कट हुआ था, उसके बाद CNG के दाम धीरे धीरे करके कुछ कंपनियां बढ़ा रही थी और अब सरकार कह रही है कि नेचुरल गैस के दामों में वो खुद कटौती कर रहे हैं, करीब $8.24 प्रति MMBTU के आसपास ये रहेगा। आपके लिए ताज़ा अपडेट, कितना ही कटौती हुई है वो ब्रेकअप आगे आएगा। चलिए, लेकिन IT कंपनियां मैंने मेंशन की। अब IT में एक स्टॉक है जो आउट परफॉर्मर है आज के दिन, वो है विप्रो, और बाकी भी काउंटर्स, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, LTI हो, TCS, सब तेजी में हैं, लेकिन विप्रो को लेकर सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है। अब विप्रो पर आई है एक रिपोर्ट CLSA की। CLSA ने दरअसल एक डबल अपग्रेड दिया है, अंडर परफॉर्मर की रेटिंग को सीधे आउट परफॉर्मर कर दिया है CLSA ने। ये है वो डबल अपग्रेड, इसीलिए स्टॉक तेजी में। अच्छा, अब इस डबल अपग्रेड में टारगेट भी बढ़ा है, तो टारगेट जो पहले 431 का था उसे बढ़ाकर कंपनी के लिए 607 का कर दिया है। अब क्यों ये बढ़त आई है? पहले तो CLSA कहता है कि FY25 के गाइडेंस में आगे और कट्स नहीं देखने को मिलेंगे, तो गाइडेंस यहाँ से और वीकन नहीं होगा, इसका भरोसा दरअसल विप्रो को है। क्लाइंट्स विप्रो की तरफ से है, ये CLSA कह रहा है। क्लाइंट्स की तरफ से डिस्क्रिशनरी जो मांग है वो स्टेबल है, उसमें गिरावट नहीं देखने को मिली है, इसीलिए वो डबल अपग्रेड आया।
अब कंपनी रेवेन्यू गाइडेंस देती है तो वो आगे का रेवेन्यू गाइडेंस क्या आएगा, कांस्टेंट करेंसी में 0 से 2% के बीच आता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको याद होगा जब से कंपनी का मैनेजमेंट बदला है, कंपनी ने Q1 में एक करीब 500 मिलियन डॉलर का ऑर्डर विन भी अनाउंस किया। वो एक पॉजिटिव सरप्राइज है विप्रो के फेवर में। अब यहां से पूरी उम्मीद है कि डील्स, जो बड़ी डील्स हैं, उसकी एग्जीक्यूशन बेहतर होती हुई दिखाई देगी, ये CLSA कह रहा है। और बायबैक की भी एक बड़ी प्रोबेबिलिटी है विप्रो से जुड़ी हुई, इसीलिए विप्रो पर वो डबल अपग्रेड आता हुआ 607 नया टारगेट है। इसी स्टॉक में हमने देखी है करीब 4.5% तक की तेजी, अब 3.25% तक के गेन्स देखने को मिले। इनफैक्ट डे हाई पर ही काउंटर ट्रेड करता हुआ, इसीलिए स्टॉक पर नजरें होनी चाहिए और बाकी IT कंपनियों पर भी। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, तो बने रहिए CNBC आवाज पर।